हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी के बारे में, हमने डायबिटीज़ मेलाइटस डिसऑर्डर पढ़ना शुरू किया था। हमने इसके अंदर काफ़ी कुछ जानकारी पढ़ ली थी। डायबिटीज़ मेलाइटस में हम शुरुआती सारा पोर्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, असेसमेंट फाइंडिंग्स, सिम्टम्स क्या होते हैं ये हमने पढ़े। देन डायग्नोस्टिक मेजर्स ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटस, और उसके बाद में हमने मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस के टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों के मैनेजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हम इंसुलिन थेरेपी को डिटेल में पढ़ना शुरू कर चुके थे। इंसुलिन थेरेपी के बारे में हमने इंसुलिन के प्रकार, जो टाइप्स ऑफ इंसुलिन जो होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। देन हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे, एक ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। पहला था एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस क्यों होता है? देन आंसर इज, इफ एन इंडिविजुअल इज यूजिंग एनिमल इंसुलिन देन देयर इज चांसेस ऑफ द एलर्जिक रिएक्शंस। हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस? द आंसर इज, we can avoid the animal insulin, and if we are using the human insulin then the chances of allergic reactions are less. Then second complication हमने पढ़ा था लाइपोडिस्ट्रॉफी के बारे में। लाइपोडिस्ट्रॉफी, it is of two types. The first is lipoatrophy and second is lipohypertrophy. Lipoatrophy, there is a decrease in size of fatty tissues due to the use of animal insulin, and second is lipohypertrophy, that is increase in the fatty tissues due to repeated use of the same injection site. ये दो कॉम्प्लिकेशन हमने पढ़े थे। आगे हम तीसरा कॉम्प्लिकेशन आज पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा थर्ड कॉम्प्लिकेशन है, दैट इज डॉन फेनोमेनन। डॉन फेनोमेनन। अब यहां हम डॉन फेनोमेनन जो कॉम्प्लिकेशन है उसका मीनिंग समझते हैं कि इसमें होने क्या वाला है। सबसे पहली जानकारी, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डॉन फेनोमेनन, दैट इन दिस कंडीशन द पेशेंट हैज द प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया। प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन इन दिस फेनोमेनन, डॉन फेनोमेनन। अब बात करते हैं कि प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया से क्या मतलब है। तो यहां पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, देन उसके पूरे डिटेल में जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या प्रिवेंशन मेजर्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि जब एक डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट का पेशेंट जो है वह इंसुलिन थेरेपी जब ले रहा है और इंसुलिन थेरेपी लेने के दौरान कुछ गलतियां अगर हुई हैं, तो ऐसे केस में जब व्यक्ति सुबह उठता है और नाश्ता करने से पहले, प्री ब्रेकफास्ट मीन्स अराउंड 6 to 7 AM, जब पेशेंट उठकर ब्लड शुगर लेवल की जांच करता है तो उसे अपना ब्लड शुगर लेवल ज्यादा देखने को मिलता है, हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। इस कंडीशन को हमने डॉन फेनोमेनन का नाम दिया है। अब बात करते हैं कि एक नॉर्मली अगर इंसुलिन थेरेपी में कोई मिस्टेक ना हो, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तब यहां पर प्री ब्रेकफास्ट शुगर लेवल कैसा रहना चाहिए? तो यहां आंसर होगा कि अगर एक व्यक्ति नॉर्मली प्रॉपर तरीके से इंसुलिन थेरेपी ले रहा है तो इस केस में उसका प्री ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग शुगर लेवल नॉर्मल रहना चाहिए, जो कि फास्टिंग वाला शुगर लेवल होता है, वह फास्टिंग शुगर लेवल हमें देखने को मिलना चाहिए। लेकिन यहां प्री ब्रेकफास्ट कंडीशन के अंदर शुगर लेवल ज्यादा मिल रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया मिल रहा है। अब हम यहां जिक्र करते हैं कि इस हाइपरग्लाइसीमिया के मिलने का रीजन क्या है। द इंपॉर्टेंट रीजन इज द पेशेंट यूजेस द डिक्रीज्ड डोज ऑफ इंसुलिन। आंसर को समझें कि इन दिस पेशेंट, जो मरीज हमारा इंसुलिन थेरेपी ले रहा था, अगर उसने इंसुलिन थेरेपी का डिक्रीज्ड डोज लिया है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया जाए कि उस पेशेंट को एडवाइस्ड ये है कि उसे 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन जो है एट 10 PM, 10 PM मीन्स एट बेड टाइम, जब डिनर करता है उससे पहले उसे 10 यूनिट्स ऑफ रेगुलर इंसुलिन अगर लगाना है, रेगुलर नहीं, जनरली एट द बेड टाइम हम उसे NPH इंसुलिन एडवाइज्ड करते हैं।
तो एग्जाम्पल से समझे, मान लिया जाए एक पेशेंट को एट द टाइम ऑफ 10 PM उसे 10 यूनिट्स NPH इंसुलिन इंजेक्ट करने को कहा गया है और रूटीन बेसिस पर उसे इसी प्रकार का ट्रीटमेंट लेना था। अब हुआ ये कि पेशेंट ने सिरिंज में विड्रॉ करने के टाइम पर, मीन्स आपने देखा होगा इंसुलिन सिरिंज को जिसमें कि छोटी छोटी रीडिंग्स होती हैं, उसमें लिखे रहते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि पेशेंट ने उस सिरिंज फिलिंग के दौरान या बाय मिस्टेक उसने 10 यूनिट्स की बजाय केवल 7 यूनिट्स ही इंजेक्ट किया है, तो दिस कंडीशन विल कॉजेज द डॉन फेनोमेनन। मीन्स हमने डॉन फेनोमेनन का रीजन लिखा है, if the patient is using decreased dose of insulin then the Down phenomenon will occur। अब हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी में जाते हैं कि अगर उस पेशेंट ने एट द बेड टाइम 7 यूनिट्स ही इंजेक्ट किया है 10 यूनिट्स की बजाय, तो ऐसी स्थिति में उसमें क्या फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जनरेट होंगे, उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। डिक्रीज डोज ऑफ इंसुलिन, यहां इंसुलिन से तात्पर्य समझें, इंसुलिन का मीनिंग याद रखें कि एट द बेड टाइम वाले इंसुलिन की बात कर रहे हैं और एट बेड टाइम मींस नाइट के टाइम में हम NPH इंसुलिन एडवाइज करते हैं। अब क्यों करते हैं ये भी समझ लीजिए। हम एट द बेड टाइम NPH इंसुलिन इसलिए एडवाइस करते हैं क्योंकि NPH इंसुलिन एक प्रकार का इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन काफी लंबे समय तक अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। दे कैन एक्ट अप टू द 16 to 24 आवर्स। द लॉन्ग एक्टिंग मींस इंटरमीडिएट एक्टिंग है, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपना इन्फ्लुएंस बॉडी में दिखाता है, इसलिए हम इसे नाइट टाइम में दे रहे हैं ताकि पूरी नाइट टाइम के स्लिप के दौरान और बाकी अगले टाइम पर भी उसका प्रभाव बॉडी में बना रहे। अब बात करते हैं कि डिक्रीज्ड डोज ऑफ इंसुलिन एट बेड टाइम अगर लिया है, डिक्रीज्ड डोज ऑफ इंसुलिन एट बेड टाइम, अब नेक्स्ट इन्फ्लुएंस क्या होगा, पेशेंट डिक्रीज डोज ऑफ NPH इंसुलिन लिया है, अब रात के लगभग 2 to 3 AM पर, मीन्स अराउंड 2 to 3 AM द ग्रोथ हार्मोन विल बी रिलीज्ड इन द बॉडी। अब ग्रोथ हार्मोन का कॉन्सेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ग्रोथ हार्मोन जो होता है वह इनिशियल स्टेज ऑफ स्लिप के दौरान रिलीज होता है, मीन्स अराउंड 1 to 2 to 3 AM जो है मिड इनिशियल स्टेज ऑफ स्लिप का जो समय है उस दौरान हमारा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। अब हमने ये पढ़ा कि ग्रोथ हार्मोन लगभग 2 से 3 बजे रिलीज हुआ। अब इस ग्रोथ हार्मोन के रिलीज होते ही पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हम ग्रोथ हार्मोन का ब्लड शुगर लेवल पर इंफ्लुएंस समझ चुके हैं? तो बिल्कुल समझ चुके हैं, और हम ये भी जानते हैं कि अदर देन इंसुलिन जितने भी हार्मोन्स हैं वो सभी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। द इंसुलिन इज द ओनली सिंगल हार्मोन दैट कैन डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। तो यहां हम ग्रोथ हार्मोन जब आएगा तो दिस ग्रोथ हार्मोन विल कॉज द हाइपरग्लाइसीमिया। दिस ग्रोथ हार्मोन विल कॉज द हाइपरग्लाइसीमिया। अब बात समझने वाली यह है कि अगर 2 से 3 बजे ग्रोथ हार्मोन आया है और उसने अगर हाइपरग्लाइसीमिया करवा दिया है, तो क्या वहां पर उस शुगर लेवल को कम करवाने के लिए, उस इंक्रीज्ड शुगर लेवल को वापस नॉर्मल रेंज में लाने के लिए क्या यहां पर इंसुलिन का एक्ट करना जरूरी है? तो जवाब होगा कि सर बिल्कुल। अगर ये शुगर लेवल बढ़ा है तो उसे कम कर पाने वाला एकमात्र हार्मोन जो है वह इंसुलिन ही है। अब इंसुलिन में क्या प्रॉब्लम है वो समझें। अगर उस पेशेंट ने, इफ द पेशेंट इंजेक्टेड 10 यूनिट्स जो कि उसे प्रेस्क्राइब्ड है, अगर उसने 10 यूनिट्स लगाया होता एट अराउंड 10 PM, याद करें NPH इंसुलिन का पीक लेवल कब होता है? NPH इंसुलिन अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग पर कब रहता है? तो आप नहीं याद रहा है तो पिछली क्लास में जो पढ़ा वो कॉपी खोल के देख लें। हमने NPH इंसुलिन का पीक लेवल लिखा था अराउंड 4 to 12 आवर्स, मींस लगभग 4 घंटे के बाद वह अपने पीक एक्शन पर पहुंचता है। तो अगर आपने रात को 10 बजे इफ अराउंड 10 PM आपने 10 यूनिट्स लगाया होता तो वह अपने पीक एक्शन पर कब आने वाला था? दिस इंसुलिन विल बी ऑन इट्स पीक लेवल एट अराउंड 2 to 3 AM।
2 बजे बाद, 10 बजे लगाया है, 4 घंटे रात को 2 बजे होंगे, तो 2 बजे के बाद वह इंसुलिन अपने पीक लेवल पर होगा। अब पहले हम नॉर्मल को समझते हैं, देन इस पेशेंट में बात करेंगे। एक नॉर्मल डायबिटीज का जो मरीज है जो कि पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन ले रहा है, एक ऐसा डायबिटीज टाइप 1 का मरीज जो सफिशिएंट इंसुलिन ले रहा है, तो उस केस में यह होगा कि अगर उसने 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन इंजेक्ट किया है तो क्या इस पेशेंट के शरीर में, इसकी बॉडी में क्या ग्रोथ हार्मोन एट द 2 to 3 AM रिलीज होगा? देन आंसर ये होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन तो रिलीज होगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो क्या शुगर लेवल एक बार इंक्रीज होगा? तो जवाब होना चाहिए कि सर शुगर लेवल भी इंक्रीज होगा। लेकिन क्या तभी वहां पर वह एनपीएच इंसुलिन जो 10 बजे दिया गया था, क्या वो अराउंड 2 to 3 AM अपने पीक एक्शन पर आ चुका होगा? तो बिल्कुल आ चुका होगा। और अगर ये अपने पीक एक्शन पर है तो क्या तुरंत उस शुगर लेवल को वापस कम करवाकर नॉर्मल की तरफ ला सकता है? तो जवाब होना चाहिए कि अगर हमारा एनपीएच इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में लिया गया है तो वह 2 से 3 बजे ग्रोथ हार्मोन के द्वारा बढ़ाए जाने वाले शुगर लेवल को मैनेज करके उसे नॉर्मल शुगर लेवल की तरफ ले आएगा। अब बात करते हैं, अब अगर यह 2 से 3 बजे शुगर जो बढ़ा है उसे हमारा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन उसे नॉर्मल लेवल तक ले आया है, तो जब ये पेशेंट अराउंड 6 AM उठेगा, मीन्स अराउंड 6 AM जब वो उठेगा, तब अगर वो अपना शुगर लेवल जांच करता है, उस समय पर उसे अपना शुगर लेवल कैसा प्राप्त होगा? नॉर्मल प्राप्त होगा। अब तक जो हमने डिस्कस किया ये था एक ऐसा टाइप 1 डायबिटीज का पेशेंट जिसने सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन लिया था। वापस से डिस्क्राइब कर रहा हूं, ध्यान से सुने। एक ऐसा पेशेंट जो सफिशिएंट अमाउंट में अगर इंसुलिन लेता है तो उसकी बॉडी में क्या मैकेनिज्म होने वाला है। पेशेंट रिसीव्स 10 यूनिट्स ऑफ एनपीएच इंसुलिन एट बेड टाइम एट अराउंड 10 PM। एट initial stage of sleep at around 2 to 3 AM the growth hormone is naturally released in the body। यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि हम इंसुलिन दे रहे हैं इसलिए ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा है। ग्रोथ हार्मोन हम सब के अंदर, एवरीबॉडी के अंदर यह अराउंड 2 to 3 AM रिलीज होता ही है, चाहे उसे डायबिटीज हो चाहे उसे डायबिटीज ना हो। तो यहां पर हमने कहा कि अराउंड 2 to 3 AM ग्रोथ हार्मोन नेचुरली रिलीज हुआ और उसने अपने इन्फ्लुएंस के आधार पर हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करवा दिया। अब यह हाइपरग्लाइसीमिया कॉज किया और उसी समय पर हमारे एनपीएच इंसुलिन का भी पीक एक्शन देखने को मिलता है अराउंड 2 AM। और इस पीक एक्शन के समय पर इस एनपीएच इंसुलिन ने इस शुगर लेवल को डिक्रीज कर दिया और शुगर लेवल नॉर्मल की तरफ पहुंच गया है। अब बात करते हैं कि इस पेशेंट में जो डॉन फेनोमेनन हुआ है उसके अंदर क्या हुआ है। इन द पेशेंट ऑफ डॉन फेनोमेनन द पेशेंट रिसीव्स द डिक्रीज्ड डोज ऑफ इंसुलिन एट बेड टाइम। यहां ध्यान दें, इस पेशेंट ने 10 यूनिट्स के बजाय कितना इंसुलिन इंजेक्ट किया है? ओनली 7 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन इज इंजेक्टेड। अब 7 यूनिट्स इंजेक्ट किया है तो नुकसान क्या है? यहां पर यह प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि एट 2 to 3 AM द ग्रोथ हार्मोन इज नेचुरली रिलीज्ड, इट कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया, बट इन दिस पेशेंट द सफिशिएंट इंसुलिन is not available to decrease the sugar level and make it normal। मतलब यह है कि अगर उस पेशेंट ने सफिशिएंट इंसुलिन नहीं लिया था तो अब यहां पर अराउंड 2 to 3 AM सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन अगर अवेलेबल नहीं है तो ये शुगर लेवल कंप्लीटली डिक्रीज नहीं हो पाएगा और नॉर्मल लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इस केस में क्या होगा?
अगर यहां पर इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं था तो ग्रोथ हार्मोन ने जो हाइपरग्लाइसीमिया कॉज किया वह हाइपरग्लाइसीमिया ही रहेगा। वो हाइपरग्लाइसीमिया स्टार्ट कब हुआ था? अराउंड 2 to 3 AM पर। यहां पर इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं था, देन सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन नहीं होने की वजह से यह हाइपरग्लाइसीमिया ही बना हुआ है। और जब पेशेंट्स अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM पर उठकर अपने शुगर लेवल की जांच करेगा तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया प्राप्त होने वाला है। एंड दिस mechanism and this phenomenon is known as the dawn phenomenon. Means a patient has the pre-breakfast hyperglycemia. यहां हमने लिखा था कि dawn phenomenon, the patient has the pre-breakfast hyperglycemia means before the breakfast, early in the morning जब उठकर वह अपने शुगर लेवल की जांच करता है तो उससे ज्यादा देखने को मिलता है। उसके पीछे रीजन क्या है? The reason is decreased dose of NPH insulin at bedtime. क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं वो समझें। क्वेश्चन सीधा वन लाइनिंग बनेगा कि व्हाट इज द रीजन फॉर द dawn phenomenon in a patient receiving insulin therapy. क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द रीजन, क्या कारण रहा है कि एक इंसुलिन थेरेपी रिसीव करने वाले पेशेंट में dawn phenomenon नाम का कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहा है। देन आंसर होना चाहिए कि डिक्रीज द डोज ऑफ इंसुलिन एट बेड टाइम इज द रीजन फॉर द dawn phenomenon. अब हुआ क्या वो समझें कि अगर इंसुलिन डिक्रीज्ड अमाउंट में लिया गया तो अराउंड 2 to 3 AM पर रिलीज होने वाले ग्रोथ हार्मोन और उसके द्वारा कॉज किए गए हाइपरग्लाइसीमिया को मेटाबोलाइज करने के लिए सफिशिएंट इंसुलिन अवेलेबल नहीं होता है, जिससे अर्ली इन द मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलता है एंड इट इज नोन एज द dawn phenomenon. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्या dawn phenomenon एक प्रिवेंटेबल कंडीशन है? क्या हम इस कॉम्प्लिकेशन को होने से रोक सकते हैं? कैन द dawn phenomenon will be prevented? then your answer will be yes, it can be prevented. अब बात करते हैं कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट ये करना है कि हमें पेशेंट से हिस्ट्री लेना है, उसकी प्रॉपरली जांच करनी है और ये एनालिसिस करना है कि पेशेंट ने इंसुलिन जो लिया है एट बेड टाइम वह नॉर्मल सफिशिएंट अमाउंट में है या नहीं है। मीन्स आंसर ये होगा कि हाउ विल वी प्रिवेंट द dawn phenomenon? वन लाइनिंग आंसर, स्लाइटली इंक्रीज द डोज ऑफ NPH insulin at बेड टाइम. अब इस आंसर को समझें कि स्लाइटली इंक्रीज द डोज ऑफ NPH इंसुलिन एट बेड टाइम मीन्स आंसर ये है कि अगर इस पेशेंट में dawn phenomenon है, अगर हमें ये लगता है कि उसका इंसुलिन डिक्रीज्ड अमाउंट में लिया गया है तो हमें इसे प्रिवेंट करने के लिए स्लाइटली इंक्रीज द डोज ऑफ NPH इंसुलिन एट बेड टाइम. अब इसका रीजन भी समझ लें कि अगर हम स्लाइटली अमाउंट ऑफ इंसुलिन बढ़ा देंगे तो क्या होगा. होने वाला यह है कि अगर मरीज 7 यूनिट्स ले रहा था, हम डोज बढ़ाकर उसका 10 यूनिट्स कर देंगे तो फायदा यह होने वाला है कि व्हेन अराउंड 2 to 3 AM द ग्रोथ हार्मोन विल कम. जब 2 से 3 बजे के लगभग ग्रोथ हार्मोन आएगा एंड इट कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया, और जब ये शुगर लेवल बढ़वाएगा देन द amount of insulin injected by the patient is sufficient. पेशेंट के द्वारा लगाया गया इंसुलिन का इंजेक्शन पर्याप्त डोज में होगा एंड इट विल मेटाबोलाइज द हाइपरग्लाइसीमिया एंड विल कॉज द नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल. और जब ये मरीज सुबह 6 बजे उठेगा तो इसका शुगर लेवल हमें नॉर्मल प्राप्त होगा, यह इंक्रीज्ड नहीं मिलने वाला है. तो यहां 2 सेंटेंस याद रखने हैं. व्हाट इज द रीजन फॉर द dawn phenomenon? द डिक्रीज्ड डोज ऑफ इंसुलिन एट द बेड टाइम. हाउ विल वी प्रिवेंट द dawn phenomenon? इंक्रीज द डोज ऑफ NPH इंसुलिन एट बेड टाइम. तो ये हो गया हमारा तीसरा कॉम्प्लिकेशन. अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे चौथे कॉम्प्लिकेशन के बारे में. हमारा चौथा कॉम्प्लिकेशन है दैट इज Somogyi phenomenon.
हमने डॉन फेनोमेनन डिटेल में समझा। हमारा अगला पॉइंट है सोमोगी फेनोमेनन। अब सोमोगी फेनोमेनन को डिस्कस करते हैं। पहले नाम को प्रॉपरली समझें। पहले वाला डॉन फेनोमेनन था और यह है सोमोगी फेनोमेनन। अब फर्स्ट पॉइंट यह है कि इसमें क्या रिजल्ट रहने वाला है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो यहां भी प्रॉब्लम सेम रहेगी, दैट इज द प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया। यहां पर भी सेम प्रॉब्लम है, दैट इज प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया। मीनिंग डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, क्यों हुआ है। मीनिंग सेम है जो हमने डॉन फेनोमेनन में लिखा था। देख लेते हैं हमने डॉन फेनोमेनन के अंदर क्या लिखा था। हमने डॉन फेनोमेनन के अंदर लिखा था, दिस पेशेंट हैज द प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया, मींस अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर द ब्रेकफास्ट द पेशेंट हैज इंक्रीज्ड द शुगर लेवल। मींस ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर शुगर बढ़ता, दैट इज नॉर्मल। मींस अगर कोई फूड इनटेक किया है तो उस वजह से शुगर बढ़ना नॉर्मल है, लेकिन ब्रेकफास्ट से पहले शुगर लेवल बढ़ना, दैट इज डॉन फेनोमेनन। तो यहां हम सोमोगी फेनोमेनन में भी हमने सेम पॉइंट लिखा है, दैट इज प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया। In this complication also there is a increased sugar level in the morning before the breakfast. And what will be the reason? यहां पर रीजन समझते हैं। The reason is increased dose of NPH insulin at bedtime. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने वाला यह है कि डॉन फेनोमेनन एंड सोमोगी फेनोमेनन का रिजल्ट सेम है। रिजल्ट सेम मींस डॉन फेनोमेनन में भी प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया था, सोमोगी फेनोमेनन में भी प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया है, लेकिन दोनों के कारण बिल्कुल विपरीत हैं। कारण विपरीत कैसे? हमने अभी पहले डॉन फेनोमेनन के कारण में क्या लिखा था, दैट इज डिक्रीज द डोज ऑफ एनपीएच इंसुलिन एट बेड टाइम, और हमने सोमोगी फेनोमेनन के कॉज में क्या लिखा है, इंक्रीज द डोज ऑफ एनपीएच इंसुलिन एट बेड टाइम। मींस अगर डोज नॉर्मल की तुलना में इंक्रीज्ड अमाउंट में लिया जाए, दैट इज द रीजन फॉर द सोमोगी फेनोमेनन। अब बात करते हैं ऐसा क्यों। एक पेशेंट है, उसको 10 यूनिट्स ऑफ एनपीएच इंसुलिन एडवाइज्ड है अराउंड 10 PM। एग्जाम्पल से समझे, एक पेशेंट जिसे 10 यूनिट्स ऑफ एनपीएच इंसुलिन 10 PM पर बेड टाइम पर लेने को एडवाइज्ड किया गया है, और उसने मिस्टेक ये किया है कि उसने 10 यूनिट्स की बजाय कितना यूनिट्स ले लिया है, उसने 12 यूनिट्स इंजेक्ट कर लिया है। मींस डिक्रीज्ड डोज या इंक्रीज्ड डोज। तो यहां पर पेशेंट ने इंक्रीज्ड डोज ऑफ एनपीएच इंसुलिन इंजेक्ट किया है। अब क्या होगा, 12 यूनिट्स इंजेक्ट किया, कितने बजे इंजेक्ट किया, 10 PM पर। रात को लगभग 2 बजे के आसपास, 2 से 3 बजे लगभग ग्रोथ हार्मोन आएगा, और ग्रोथ हार्मोन आकर हाइपरग्लाइसीमिया करवाएगा। ये घटना, ये इंसिडेंट हम पिछले डॉन फेनोमेनन डिस्कस किए थे कि नेचुरली ये होता है कि हम अराउंड 2 to 3 AM पर ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है और शुगर का लेवल बढ़ता है। हाइपरग्लाइसीमिया हो गया। क्या इस इंक्रीज्ड शुगर लेवल को मेटाबोलाइज करने के लिए हमारे पास इंसुलिन है? मींस बात को समझें, शुगर लेवल बढ़ गया है, किसकी वजह से इंक्रीज्ड हुआ है? तो आंसर होगा ग्रोथ हार्मोन की वजह से। ग्रोथ हार्मोन की वजह से शुगर लेवल बढ़ा है। इस शुगर को वापस नॉर्मल रेंज में लाने के लिए कौन है हमारे पास में? इंसुलिन है। क्या इंसुलिन पर्याप्त डोज में लिया गया है, सफिशिएंट अमाउंट में इंजेक्ट किया गया है, कम किया है या ज्यादा किया है? तो हमको यहां एग्जाम्पल में दिखाई दे रहा है कि यह इंक्रीज्ड डोज में लिया गया है। अब क्या होगा, जब 2 to 3 AM पर शुगर लेवल बढ़ा है, वहां इंसुलिन जितना होना चाहिए था उसकी तुलना में बहुत ज्यादा है। अब ये एक्सेसिव इंसुलिन क्या कर सकता है, उस शुगर को नॉर्मल रेंज में लाएगा या नॉर्मल से और कम ले जा सकता है। तो यहां आंसर समझें कि अगर शुगर बढ़ता
10 यूनिट्स लिया होता तो दोनों मेटाबोलाइज होकर शुगर नॉर्मल आ जाता, लेकिन शुगर बढ़ा है, इंसुलिन 10 की बजाय 12 यूनिट लिया है, वह एक्सेसिवली शुगर को मेटाबोलाइज करेगा और इस पेशेंट में अचानक से कंडीशन कॉज होगी, दैट इज द हाइपोग्लाइसीमिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें। इस पेशेंट में जिसमें एक्सेसिव डोज ऑफ इंसुलिन लिया गया है, उसके अंदर लगभग अराउंड 3 AM, लगभग 2 से 3 बजे के लगभग उसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर 3 बजे हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो क्या होगा। अब 3 बजे जब हम डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर हमारा पेशेंट जाग रहा है या सो रहा है, तो आंसर होगा कि सर 10 बजे पेशेंट इंजेक्शन लगाकर खाना खा के सो गया है, मतलब पेशेंट नींद में है और ये सारी मेटाबॉलिक गतिविधियां नींद में ही उसकी बॉडी के अंदर चल रही है। अब हुआ ये कि इस पेशेंट के अंदर लगभग 3 बजे हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। क्या हाइपोग्लाइसीमिया एक तरह की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है? शुगर लेवल अगर बॉडी में कम हो जाए तो क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग है? तो आंसर होगा कि बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग है। हमारे ब्रेन को काम करने के लिए, सरवाइव करने के लिए ग्लूकोज की बहुत आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा डिमांड होती है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने लायक ये है कि हमारी बॉडी में अगर शुगर का लेवल कम हो तो हमारे अन्य बॉडी पार्ट एक्ट कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं। मींस अगर मसल के पास ग्लूकोज नहीं है, इट विल मेटाबोलाइज द फैट, इट विल मेटाबोलाइज द प्रोटीन। याद रखें कि अगर किसी मसल के पास, किसी अन्य बॉडी पार्ट के पास में अगर वहां पर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है एनर्जी के सोर्स के तौर पर, तो वह बॉडी पार्ट वहां पर फैट को मेटाबोलाइज करके एनर्जी प्राप्त कर लेगा या फिर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके वहां पर एनर्जी जनरेट कर लेने वाला है। लेकिन ब्रेन हमारा ऐसा ओनली ऑर्गन है, ऐसा एकमात्र ऑर्गन है कि जो न्यूट्रिएंट सोर्स के तौर पर, एनर्जी सोर्स के तौर पर केवल ग्लूकोज को ही यूटिलाइज कर सकता है। वह कभी फैट को मेटाबोलाइज करके एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकता और न ही वो कभी प्रोटीन को मेटाबोलाइज करके एनर्जी प्राप्त कर पाएगा। तो ध्यान दें कि अगर लगभग 2 से 3 बजे शुगर लेवल कम हुआ तो यह ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए एक प्रकार की लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होने वाली है। जब भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, क्या हमारी बॉडी कंपनसेशन, क्या उसे रिलीफ करने की कोशिश करेगी या नहीं करेगी? तो आंसर होगा कि अगर यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो बॉडी उसे तुरंत कंपनसेट करने की कोशिश करेगी। मतलब व्यक्ति नींद से जागकर खुद एफर्ट लगाएगा या बॉडी में ही मेटाबॉलिक गतिविधियां परिवर्तित होने वाली हैं, चेंज होने वाली हैं। तो आंसर होगा कंपनसेशन करने में हमारा वॉल्यूंटरी कोई रोल नहीं होता है। वॉल्यूंटरी मतलब हमें जानबूझकर कोई एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती है। अगर ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो अपने आप बॉडी की मेटाबॉलिक गतिविधियां थोड़ी चेंज होने वाली है। क्या होगा वो समझें। जैसे ही लगभग 2 to 3 AM पर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, उसके बचाव के लिए तुरंत बहुत सारे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स रिलीज होंगे। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स का मीनिंग यह है कि जिस एक्सेसिव इंसुलिन ने अचानक से शुगर लेवल को डाउन करवा दिया है, उसका एक्शन काउंटर करने के लिए, उसका एक्शन विपरीत करने के लिए हमारे बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो सभी हेल्प करने के लिए पहुंच जाएंगे। तो क्या इंसुलिन के एक्शन से रिलीफ लाने के लिए, इस कंडीशन को रिलीफ लाने के लिए क्या हमारे पास हार्मोन हो सकते हैं? तो बिल्कुल, हमारे पास जितने भी शुगर बढ़ाने वाले हार्मोन्स हैं, चाहे वो ग्रोथ हार्मोन हो, चाहे वो स्टेरॉइड्स हो, चाहे वो T3 T4 हो, चाहे वो ग्लूकागॉन हो, ये सभी हार्मोन एक साथ उस हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन से बॉडी को बाहर निकालने के लिए रिलीज होने वाले हैं। अब इन चारों हार्मोन्स का एक्शन शुगर लेवल पर क्या होता है? तो आंसर होना चाहिए दिस ऑल हार्मोन्स इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। यह इंसुलिन के एंटागोनिस्ट हैं, ये चारों के चारों ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। तो अब लगभग 3 बजे
जब हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो ये सारे काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स रिलीज हो गए और इन सभी काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स ने लगभग 3 बजे के आसपास रिलीज होकर उस पेशेंट के अंदर वापस से क्या करवा दिया है, वापस से हाइपरग्लाइसीमिया करवा दिया है। पूरी कंडीशन को समझें। पेशेंट अराउंड 10 PM पर 12 यूनिट्स इंसुलिन लगाकर सोया। लगाना कितना चाहिए था? 10 यूनिट। लगाया कितना है? 12, मतलब स्लाइटली इंक्रीज्ड डोज उसने इंजेक्ट किया है। फिर क्या होगा? लगभग 2 से 3 बजे के आसपास मरीज हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। 2 से 3 बजे हाइपोग्लाइसीमिया में क्यों गया? क्योंकि एनपीएच इंसुलिन जो 10 बजे लगाया गया था वह अपने पीक एक्शन पर लगभग 4 घंटे बाद में आता है। तो मान लेते हैं कि 10 बजे लगाया, 2 बजे के आसपास वह इंसुलिन अपने पीक पर था। पीक पर मतलब फुल एक्शन कर रहा था, मींस वह शुगर लेवल को कम करने की कोशिश कर रहा था। क्या 3 बजे के आसपास ग्रोथ हार्मोन भी आया होगा? तो बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन आया होगा। ग्रोथ हार्मोन ने आते ही क्या करवा दिया होगा? शुगर लेवल बढ़वा दिया होगा। लेकिन वहीं पर उसने एक्सेसिव इंसुलिन ने आकर तुरंत शुगर का लेवल कैसा करवा दिया? कम करवा दिया। हाइपोग्लाइसीमिया जैसे ही बॉडी में हुआ, बॉडी एक फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में आ गई, करो या मरो वाली स्थिति में आ गई। फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स सभी जानते होंगे, मींस बॉडी को कंपनसेट करने की कोशिश करनी पड़ी। और कंपनसेट करने के लिए बॉडी ने यह किया कि जितने भी इंसुलिन के एंटागोनिस्ट हार्मोन थे, जितने भी शुगर लेवल को बढ़ाने वाले हार्मोन्स थे, बॉडी ने सबको एक साथ रिलीज कर दिया। मींस थोड़ा ग्रोथ हार्मोन और रिलीज कर दिया, T3 T4 रिलीज कर दिया, स्टेरॉइड्स रिलीज कर दिए, ग्लूकागॉन रिलीज कर दिया। ये सभी हार्मोन जब एक साथ रिलीज होंगे तो सब मिलकर उस हाइपोग्लाइसीमिया वाली कंडीशन से बॉडी को निकालकर शुगर लेवल नॉर्मल लाने की बजाय हाइपर की तरफ ले जाएंगे। नॉर्मल पर क्यों नहीं रुका? तो आंसर होना चाहिए कि सारे जब एक साथ रिलीज हो गए तो सब मिलकर शुगर को बहुत तेजी से ऊपर ले जाते हैं और यहां पर उस पेशेंट में लगभग 3 बजे के आसपास हाइपरग्लाइसीमिया वापस हो गया। अब जब ये पेशेंट सुबह 6 बजे उठेगा और नाश्ता करने से पहले अपने शुगर लेवल की जांच करेगा तो उसे अपना शुगर लेवल कैसा मिलने वाला है? उसे अपना शुगर लेवल हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा। इसका मतलब यह है कि द पेशेंट हैज द प्री ब्रेकफास्ट हाइपरग्लाइसीमिया एंड दिस कंडीशन इज नोन एज द सोमोगी फेनोमेनन। दोनों में रिजल्ट सेम रहा, डॉन फेनोमेनन में भी और सोमोगी फेनोमेनन में भी। बस अंतर यह रह गया कि डॉन फेनोमेनन के अंदर डिक्रीज्ड डोज ऑफ इंसुलिन लिया गया था और सोमोगी फेनोमेनन में इंक्रीज्ड डोज ऑफ इंसुलिन लिया गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट अंतर याद रखें, क्वेश्चन दिल्ली एम्स के एग्जाम में पूछा जा चुका था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन थेरेपी कॉम्प्लिकेशन द पेशेंट हैज द मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से सुने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी के निम्न में से कौन से कॉम्प्लिकेशन के अंदर द पेशेंट हैज द मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया, पेशेंट को मिडनाइट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया कौन से कॉम्प्लिकेशन में दिखता है? अब अगर ऑप्शन डॉन फेनोमेनन और सोमोगी फेनोमेनन हो तो राइट आंसर क्या होने वाला है? द आंसर इज द सोमोगी फेनोमेनन, बिकॉज डॉन फेनोमेनन वाले में कभी भी शुगर लेवल डाउन हुआ ही नहीं था। क्या हुआ था? 10 बजे इंजेक्शन लगाया, 10 यूनिट्स की बजाय कितना यूनिट्स लगाया? 7 यूनिट्स लगाया। 2 बजे जब ग्रोथ हार्मोन आया उसने शुगर बढ़वाया। जब शुगर इंक्रीज हुआ तो वहां सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन था ही नहीं, उस शुगर को कम कर ही नहीं पाया, तो पूरी नाइट तक उसका शुगर लेवल बढ़ा ही रहा और अर्ली इन द मॉर्निंग भी उसका शुगर लेवल हमें बढ़ा हुआ ही देखने को मिला था। ये तो था हमारा डॉन फेनोमेनन, जबकि सोमोगी फेनोमेनन में अलग है। जैसे ही उसने 12 यूनिट्स लगाया, रात को 2-3 बजे एक बार तो हाइपरग्लाइसीमिया हो गया,
तुरंत इंसुलिन पीक एक्शन में आया, शुगर डाउन हो गया, और शुगर डाउन होते ही बॉडी काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स रिलीज करने लगी, और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में तुरंत इस पेशेंट के अंदर सारे एक साथ हार्मोन रिलीज हुए और शुगर लेवल बढ़ गया, और 6 AM पर जब पेशेंट उठेगा तो उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलने वाला है। तो ये था हमारा सोमोगी फेनोमेनन। अब हमारा इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट ये है, क्या सोमोगी फेनोमेनन को प्रिवेंट करना पॉसिबल है या नहीं है? क्या हम सोमोगी फेनोमेनन को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो आंसर होगा कि हम बिल्कुल इस कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? स्लाइटली डिक्रीजिंग द डोज ऑफ एनपीएच इंसुलिन। स्लाइटली डिक्रीजिंग द डोज ऑफ एनपीएच इंसुलिन। इस सेंटेंस का मीनिंग समझें। हम सोमोगी फेनोमेनन को अगर प्रिवेंट करना चाहते हैं, मीन्स ये पूरी घटना कि 2 बजे एक बार शुगर का इंक्रीज होना, फिर लगभग शुगर का डिक्रीज होना और वापस से शुगर का इंक्रीज होना, हमें इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे इंसिडेंट को अगर रोकना चाहते हैं तो हमें यह करना चाहिए कि हम इस पेशेंट के अंदर एनपीएच इंसुलिन के डोज को स्लाइटली डिक्रीज कर दें। कैसे वो समझें? हमने यहां पर लिखा था इसके कारणों के अंतर्गत मिस होने की वजह थी 10 यूनिट्स के बजाय 12 यूनिट्स लिया था। हम इसको प्रिवेंट करना चाहें तो हम इसके 12 यूनिट्स को स्लाइटली डिक्रीज कर दिया जाए, मींस इंसुलिन डोज को वापस स्लाइटली डिक्रीज करें तो वापस कितना हो जाएगा? 10 यूनिट्स। अब ये पेशेंट अगर 12 यूनिट्स की जगह पर 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन लेने लगेगा तो क्या होने वाला है? तो होगा ये कि जब 2 से 3 बजे के आसपास ग्रोथ हार्मोन आकर शुगर बढ़वाएगा तो यहां पर नॉर्मल अमाउंट ऑफ इंसुलिन उस शुगर लेवल को मेटाबोलाइज करके नॉर्मल लेवल तक ले आएगा, उसे हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं ले जाएगा। तो इसलिए इस कंडीशन को प्रिवेंट करने का तरीका यही है, स्लाइटली डिक्रीज द डोज ऑफ एनपीएच इंसुलिन एट द बेड टाइम। ये तो हो गया सोमोगी फेनोमेनन के बारे में, उसका कारण भी और उसका प्रिवेंटिव मेजर भी। अब सोमोगी फेनोमेनन में एक और एडिशनल रीजन भी देखा गया है, मींस केवल ओनली इंसुलिन का डोज इंक्रीज करना ही रीजन नहीं होता है, सोमोगी फेनोमेनन का रीजन एक और हो सकता है। वो क्या? समझें यहां पर। दूसरा रीजन ये है कि उसने इंक्रीज्ड डोज ऑफ इंसुलिन, ये मिस्टेक उसने नहीं किया है, मीन्स 10 यूनिट की जगह पर 12 यूनिट लगाने वाला मिस्टेक उसने नहीं किया है। दूसरा रीजन हो सकता है दैट इज डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ डिनर। डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ डिनर मतलब उस पेशेंट ने रात को खाना जो खाया है वो कम खाया है या नहीं खाया है। तो यह भी एक वजह हो सकता है। कैसे? वो समझे यहां पर। हम बात करते हैं, एक पेशेंट ने 10 यूनिट्स ऑफ एनपीएच इंसुलिन एट 10 PM इंजेक्ट करने का एडवाइस है। इस दूसरे रीजन के लिए पूरा एग्जाम्पल वापस से समझ रहे हैं, ध्यान से सुने। पहले वाला एग्जाम्पल हमने इंक्रीज्ड डोज लेने के पीछे क्या घटनाक्रम बॉडी में हुआ उसके बारे में हमने डिस्कस किया। यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि अगर उसने डिनर का अमाउंट कम लिया है तब बॉडी में क्या एक्टिविटी होने वाली है। पेशेंट को 10 यूनिट्स ऑफ एनपीएच इंसुलिन एट 10 PM लेने को एडवाइस किया गया था और पेशेंट ने इंसुलिन का डोज जो है वह नॉर्मल अमाउंट में लिया है, 10 यूनिट्स ही इंजेक्ट किया है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो याद होगा आपको कि जब भी डायबिटीज के मरीज को इंसुलिन चल रहा होता है तो हमेशा हम ये एडवाइस करते हैं कि आप जब भी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएं तुरंत आधे घंटे के अंदर अंदर आपको खाना खा लेना चाहिए। आपको खाली पेट नहीं रहना है। जब भी आप इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं आपको 30 मिनट के अंदर अंदर खाना खा लेना है। अब हुआ ये कि इस पेशेंट ने 10 यूनिट्स एनपीएच इंसुलिन तो 10 बजे लगा दिया, लेकिन काम में इधर उधर बिजी हो गया और खाना खाए बिना सो गया। मीन्स उस पेशेंट ने 10 यूनिट्स कहा था, 10 यूनिट्स ही लगाया, लेकिन अमाउंट ऑफ डिनर जो था वो कम हो गया। अब वो खाना खाना भूल गया। अब ये बताइए, अगर ये पेशेंट खाना नहीं खाएगा
तो क्या इसके ब्लड में शुगर लेवल का डिक्रीज होने के चांसेस रहेंगे? तो आंसर होगा कि अगर खाना ही नहीं खाएगा तो शुगर लेवल कम जरूर होगा। तो यहां पर भी ध्यान दें कि अगर उसको प्रेस्क्राइब्ड किया गया इंसुलिन ही वो लगाता है, सेम अमाउंट में लगाता है, लेकिन अगर खाना खाना भूल जाता है, तब भी क्या होगा? जब ये 10 यूनिट्स अपने पीक एक्शन पर आएगा, पीक एक्शन पर कब आएगा? 2 से 3 बजे। और अगर पीक एक्शन पर आएगा और रात में खाना नहीं खाया गया है, तो इस पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया के चांस रहने वाले हैं। मींस सोमोगी फेनोमेनन 2 कारणों से हो सकता है। पहला, या तो मैं खाना पर्याप्त खाऊं और इंसुलिन ज्यादा लगा दूं, तब भी इंसुलिन बहुत अधिक एक्शन दिखाएगा और शुगर लेवल डाउन करवा देगा। दूसरा कारण, मैं इंसुलिन तो उतना ही लगाऊं लेकिन खाना नहीं खाऊं, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट का शुगर लेवल अचानक से डाउन होगा, और जब ये इंसुलिन अपने हाईएस्ट एक्शन पर 2 से 3 बजे होगा, तब वो हाइपोग्लाइसीमिया करवा देगा। और जैसे ही 3 बजे हाइपोग्लाइसीमिया होगा, बॉडी काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स एक साथ रिलीज कर देगी, और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन आकर शुगर लेवल को बढ़वा देंगे, और इस पेशेंट में सुबह 6 बजे हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलने वाला है। तो इसका मतलब सोमोगी फेनोमेनन का दूसरा कारण है डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डिनर। अब ये बताइए, अगर पेशेंट जो है वह 10 यूनिट्स की जगह पर 12 यूनिट्स ले रहा था, 10 यूनिट्स की जगह पर 12 यूनिट्स ले रहा था, अगर ये रीजन था, तो फिर प्रिवेंट करने का तरीका क्या था? तो प्रिवेंट करने का तरीका था डिक्रीज द डोज ऑफ एनपीएच इंसुलिन। 10 की बजाय 12 ले रहा था, तो आंसर ये होगा कि उसे स्लाइटली डिक्रीज कर दिया जाए। लेकिन अगर वह पेशेंट 10 यूनिट्स प्रेस्क्राइब्ड था, 10 यूनिट्स ही ले रहा था, अगर डिनर करना भूल जाए या कम डिनर करता है, तो इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या होगा? अब प्रिवेंटिव मेजर यह होगा कि स्लाइटली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द डिनर, स्लाइटली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द डिनर, ये हमारा प्रिवेंटिव मेजर होने वाला है। मींस डॉन फेनोमेनन में ध्यान दे, आज जितना डिस्कस किया है एक सिंपल 3-4 लाइनों में बोल रहा हूं, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, डॉन फेनोमेनन क्यों होता है? 1 लाइनिंग आंसर, ड्यू टू डिक्रीज द डोज ऑफ एनपीएच इंसुलिन एट द बेड टाइम। दूसरा पॉइंट, हाउ कैन वी प्रिवेंट द डॉन फेनोमेनन? द आंसर इज स्लाइटली इंक्रीजिंग द डोज ऑफ एनपीएच इंसुलिन एट द बेड टाइम। दूसरा हमने पढ़ा सोमोगी फेनोमेनन। हाउ मेनी रीजंस are present in the Somogy phenomenon? 2 reasons. पहला, slightly increase the dose of NPH insulin, या फिर दूसरा, decrease the amount of dinner. How can we prevent the Somogy phenomenon? या तो slightly decrease the dose of NPH insulin, या फिर slightly increase the amount of dinner. तो ये हो गया हमारा Somogy phenomenon के बारे में और Dawn phenomenon के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिल्ली एम्स के एग्जाम में आ चुका है वो यही था कि कौन से कॉम्प्लिकेशन के अंदर मिडनाइट हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है? देन द आंसर इज द सोमोगी फेनोमेनन। अब बात करते हैं अगले कॉम्प्लिकेशन के बारे में। हमारा 5वां कॉम्प्लिकेशन होता है दैट इज टॉलरेंस। 5th कॉम्प्लिकेशन होता है टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का मतलब समझें। टॉलरेंस का मीनिंग होता है कि जब भी कोई पेशेंट या कोई भी इंडिविजुअल किसी केमिकल का, किसी मेडिसिन का एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज करता है, तो धीरे धीरे उसकी बॉडी जो है उस मेडिसिन के प्रति रेसिस्टेंट होने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक नॉर्मल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। अगर कोई अल्कोहलिक व्यक्ति है, अल्कोहलिक पर्सन है, वह स्टार्ट में जब अल्कोहल लेना शुरू करता है तो उसे एक पैक के अंदर ही नशा आने लगता है कि उसने एक पैक बनाया, उसमें ही नशे में झूमने लगेगा। लेकिन जब वो उसे रूटीन बेसिस पर रोजाना एक एक पैक लगाता रहेगा, तो क्या 2 महीने बाद उसे उसी एक पैक से वो झूमने वाला नशा आएगा कि नहीं आएगा? तो आपका जवाब यही होगा कि सर अब एक पैक से उसको नशा नहीं आएगा, अब उसे 2 पैक बनाने पड़ेंगे। अब ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि जब वह रूटीन बेसिस पर उसी सेम अमाउंट ऑफ केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी उसके प्रति रेसिस्टेंट होने लगती है, और फिर अगर हमें उतना थेरेप्यूटिक इफेक्ट चाहिए, मीन्स अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो झूमने वाला नशा आए, तो फिर क्या करना पड़ेगा, देन द डोज शुड बी इंक्रीज्ड। आप चाहते हैं कि वो नशा आता रहे तो आपको एक डोज, एक पैक की बजाय 2 पैक बनाने पड़ते हैं। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट हमारे इंसुलिन थेरेपी के केस में भी देखने को मिलता है। जब लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंट को पिछले 5 साल से 7 साल से इंसुलिन लगातार लगाता जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म यूज करने पर पेशेंट के अंदर रेसिस्टेंस देखने को मिलता है। मीन्स जब लॉन्ग टर्म यूज ऑफ इंसुलिन होगा तो इस पेशेंट के अंदर रेसिस्टेंस डेवलप होगा। अब बात करते हैं कि अगर रेसिस्टेंस डेवलप होगा तो फिर हम थेरेप्यूटिक इफेक्ट कैसे अचीव करेंगे। मतलब यह है कि पेशेंट को रोजाना 10 यूनिट्स दिया जा रहा था, अब अगर ये 10 यूनिट्स ही अगले 5 साल तक 7 साल तक लगाता रहा तो 7 साल बाद ये होगा कि उस 10 यूनिट से इफेक्ट नहीं आ रहा है, इफेक्ट थोड़ा कम आ रहा है। इफेक्ट कम क्यों आ रहा है? क्योंकि इतने लंबे समय से इस्तेमाल करने की वजह से थोड़ा रेसिस्टेंट हो गया है। तो फिर अगर हम उतना लेवल, उतना इफेक्ट अचीव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू स्लाइटली इंक्रीज द डोज ऑफ द इंसुलिन। स्लाइटली इंक्रीज द डोज ऑफ द इंसुलिन। तो ये था हमारा कि अगर इस पेशेंट के अंदर लॉन्ग टर्म यूज की वजह से अगर रेसिस्टेंस डेवलप हो गया है, उतने इंसुलिन से थेरेप्यूटिक प्रभाव नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में हमें प्रिवेंटिव मेजर पर यह करना होगा कि स्लाइटली इंक्रीज द डोज ऑफ एनपीएच इंसुलिन, स्लाइटली इंक्रीज द डोज ऑफ ऑल इंसुलिन। यहां पर केवल एनपीएच का जिक्र नहीं कर रहे हैं, स्लाइटली इंक्रीज करना है सभी प्रकार के इंसुलिन के डोजेस को। हमें कुछ सालों बाद थोड़ा बढ़ाना पड़ सकता है और इसी को हम टॉलरेंस बोलते हैं, और यह भी इंसुलिन थेरेपी के कॉम्प्लिकेशन के तौर पर देखने को मिल सकता है। तो यह था हमारा टॉपिक पूरा, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंसुलिन थेरेपी, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा। 5 कॉम्प्लिकेशन हमने पढ़े। पहला एलर्जिक रिएक्शन, दूसरा हमारा लाइपोडिस्ट्रॉफी जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, तीसरा डॉन फेनोमेनन, चौथा सोमोगी फेनोमेनन और 5वां टॉलरेंस। उम्मीद है 5 समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। इंसुलिन थेरेपी हमारा यहां पूरा हो चुका है, तो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का मैनेजमेंट भी पूरा हो गया है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के कितने मैनेजमेंट के तरीके थे? 3 तरीके थे। पहला इंसुलिन थेरेपी, दूसरा डाइटरी मैनेजमेंट और तीसरा एक्सरसाइज। डाइटरी मैनेजमेंट हमने साथ में ही पढ़ लिया था, एक्सरसाइज भी कौन सी करनी है, कितनी देर करनी है, वह हमने साथ में ही पढ़ लिया था, और इंसुलिन थेरेपी यहां पर हमने पूरा डिटेल्ड एस्पेक्ट डिस्कस किया है। अब हम आते हैं टाइप 2 के मैनेजमेंट की तरफ। टाइप 2 के मैनेजमेंट के कितने एस्पेक्ट थे? वहां पर भी 3 एस्पेक्ट थे। कौन कौन से? डाइटरी मैनेजमेंट, एक्सरसाइजेज एंड द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। तो यहां पर हम डाइटरी मैनेजमेंट और एक्सरसाइज तो सेम रहने वाला है जैसा टाइप 1 के लिए था। अब यहां हम डिस्कस करेंगे उसके मैनेजमेंट के बारे में, दैट इज द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। पहले तो इसका नाम समझें। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का मीनिंग क्या है? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का सिंपल मीनिंग है, मींस ओरली दी जाने वाली, मतलब इंजेक्टेबल तो होगा नहीं, टैबलेट फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग ऐसी मेडिसिन्स जो ओरली दी जाती हैं और वह शुगर लेवल को डिक्रीज करने में, हाइपोग्लाइसीमिया मींस शुगर लेवल को डिक्रीज करने में बेनिफिशियल साबित होंगी, उन्हें हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स बोलने वाले हैं। अब कौन सी मेडिसिन कैसे शुगर लेवल को मैनेज करेगी, ये सब इस मेडिसिन के अंदर अलग अलग दवाइयों के डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। पहली बात यह है कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स किन पेशेंट्स के लिए है? तो आंसर होगा it is used for the type 2 diabetes mellitus. It should never be used in the patient of type 1 diabetes mellitus. Important point है,
कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स कभी भी टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में यूज नहीं करते हैं, यह टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट में यूज करते हैं। अब बात करेंगे कि यह ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स होती कौन कौन सी हैं। तो बेसिकली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में? 3 टाइप्स। टाइप्स किस आधार पर बांटे वो समझे। यहां पर टाइप्स को डिवाइड करने का बेसिस ये है कि वह फंक्शनिंग किस प्रकार से बॉडी में करती हैं, किस तरह से शुगर लेवल को कंट्रोल करने में बेनिफिशियल होती हैं, उनके आधार पर यहां पर अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। टाइप्स को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला टाइप होता है दैट इज इंसुलिन सिक्रीटागोजेस। पहला होता है इंसुलिन सिक्रीटागोजेस। दूसरी टाइप की दवाइयां होती हैं इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। दूसरी कौन सी होने वाली हैं? इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। और तीसरी होती हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। यहां पर 3 टाइप्स लिखे हैं हमने, बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। तीनों नामों को एक बार प्रॉपरली सुने और समझें, देन उनके डिटेल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने जितने भी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशंस हैं, मींस जो टाइप 2 के पेशेंट्स में शुगर कंट्रोल करने में बेनिफिशियल होती हैं, उनके टाइप लिखे। पहली है इंसुलिन सिक्रीटागोजेस। क्लियर? ध्यान दें, यहां पर सिक्रीटागोजेस में सिक्रीटा का मतलब होता है सिक्रीशन। तो यहां नाम से ही क्लियर है, हमारी पहली प्रकार की जो मेडिकेशंस होंगी वह इंसुलिन के सिक्रीशन को अफेक्ट करेंगी। ध्यान दें, किसी भी हार्मोन का एक्शन हो पाने के लिए किन किन का फंक्शनिंग होना जरूरी है। तो पहला तो हार्मोन का होना जरूरी है और दूसरा रिसेप्टर का होना जरूरी है। हमारी पहली प्रकार की मेडिकेशन इंसुलिन सिक्रीशन को बढ़ावा देने वाली मेडिकेशंस होती हैं, उन्हें हम इंसुलिन सिक्रीटागोजेस के नाम से जानते हैं। दूसरे टाइप पर आते हैं। दूसरी होती हैं इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। यहां पर इंसुलिन सेंसिटाइजर से मतलब यह है कि यह दवाइयां, यह मेडिकेशंस जो हैं वह इंसुलिन रिसेप्टर पर एक्शन करती हैं और रिसेप्टर को एक्टिवेट करके उसे वापस फंक्शनिंग बनाने में सहायक होती हैं। तीसरे पॉइंट पर आते हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। यह एक प्रकार के एंजाइम को इनहिबिट करती है। अब एंजाइम क्या है, कहां से आता है, क्या करता है, ये पूरा हम डिटेल में जब इन तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे तो आगे समझने वाले हैं। तो यहां हम इन 3 टाइप्स को एक एक को आगे डिस्कस करते हैं। यहां पर नाम समझ लें, क्या पढ़ रहे हैं हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स पढ़ रहे हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स किन के लिए होती हैं? तो यह टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के लिए होती हैं। कितने प्रकार की ड्रग्स हैं? तो 3 प्रकार की ड्रग्स हैं। पहला होती हैं इंसुलिन सिक्रीटागोजेस, दूसरी इंसुलिन सेंसिटाइजर्स और तीसरी अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। एक एक को लेकर समझते हैं। हमारे सबसे पहला टाइप है दैट इज इंसुलिन सिक्रीटागोजेस। पहली प्रकार की मेडिकेशन हैं इंसुलिन सिक्रीटागोजेस। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझते हैं। इंसुलिन सिक्रीटागोजेस जो होती हैं, इट एक्ट ऑन द बीटा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। अब मैं इसे और आगे डिटेल में समझाऊं उससे पहले कुछ पिछला पढ़ा हुआ टॉपिक रिवाइज करते हैं। पिछला पढ़ा हुआ क्यों रिवाइज कर रहे हैं वो समझें। सबसे पहली बात, हम जो दवाइयां डिस्कस कर रहे हैं वो किस टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस के लिए यूजफुल होती है। तो आंसर होगा कि यह टाइप 2 वाले के लिए यूजफुल होती हैं। तो फिर यह भी याद होना जरूरी है कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में हुआ क्या था। क्या इसमें पेनक्रियास की बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हुई थी या फिर
रिसेप्टर काम नहीं कर रहे थे। तो आंसर यही होगा कि सर टाइप फर्स्ट वाले में बीटा सेल डिस्ट्रक्ट हो गई थी जिससे इंसुलिन नहीं बन रहा था और हमने इंसुलिन बाहर से रेडीमेड इंजेक्ट करवाया था। जबकि टाइप सेकंड वाले में बीटा सेल तो प्रेजेंट है, इंसुलिन बना भी सकती हैं, लेकिन रिसेप्टर पर काम नहीं हो पाता है। तो अगर आपको लगता है कि टाइप सेकंड वाले में बीटा सेल्स प्रेजेंट हैं, तो फिर हमने इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल से इंसुलिन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने वाली दवाई क्यों दी है। यह जो इंसुलिन सिक्रीटागोजेस होती हैं वो काम ये करती हैं कि बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास के पास जाती हैं और उनसे इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ावा देती हैं। तो क्या इंसुलिन तो पहले भी सिक्रीट हो रहा था? तो बिल्कुल सिक्रीट हो रहा था, टाइप सेकंड वाले में तो प्रेजेंट था। तो फिर हमने ऐसी मेडिकेशंस क्यों दी, उसके पीछे रीजन समझें। जब एक टाइप सेकंड डायबिटीज का मरीज काफी सालों तक इस डायबिटीज से अफेक्ट है, मीन्स मान लेते हैं आज टाइप सेकंड डायग्नोस हुआ, 5 साल 7 साल बीत चुके हैं। इन 5-7 सालों में जब लगातार बीटा सेल्स को एक्सेसिव इंसुलिन बनाना पड़ेगा। एक्सेसिव इंसुलिन क्यों? क्योंकि रिसेप्टर पर फंक्शन नहीं हो पाता है, तो फिर पॉजिटिव फीडबैक के फलस्वरूप वहां पर थोड़ा इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन बनाना पड़ता है। तो 5-7 सालों तक जब बीटा सेल इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन बनाती रहेंगी, तो फिर कुछ लंबे समय बाद यह देखने को मिलेगा कि वह बीटा सेल अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन नहीं बना पा रही है। तो उस केस में क्या किया जाए? उस केस में हम यह करते हैं कि उन बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करने वाली मेडिकेशंस देते हैं। बीटा सेल्स को जाकर स्टिमुलेट करेंगी और उनसे इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगी। क्या ऐसा करने से इलाज हो जाएगा? तो पता होना चाहिए कि केवल इस प्रकार की दवाइयां देने से इलाज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मान लेते हैं थोड़ा बहुत इंसुलिन तो मरीज बना रहा था और हमने दवाइयां देकर थोड़ा बहुत प्रोडक्शन और बढ़वा दिया, लेकिन क्या इससे रिसेप्टर में सुधार आ जाएगा? तो आंसर होगा कि सर रिसेप्टर तो रेसिस्टेंट थे, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज हुआ था। तो यह ओनली इस टाइप की मेडिकेशन को देने से रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये इंसुलिन का प्रोडक्शन जरूर बढ़वाएंगी, लेकिन हमें साथ में एडिशनली रिसेप्टर पर काम करने वाली दवाइयां भी चलानी होंगी। वो कौन सी होती है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले इन दवाइयों का फंक्शन समझें। इंसुलिन सिक्रीटागोजेस प्रकार की जो दवाइयां होती हैं, यह बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास पर एक्शन करती हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन स्लाइटली इंक्रीज करवाती हैं। ऐसी मेडिकेशंस कौन सी हैं? तो यहां समझें, ऐसी मेडिकेशंस होती हैं सल्फोनाइल यूरिएज ग्रुप की मेडिकेशन। कौन से ग्रुप की मेडिकेशन होंगी? सल्फोनाइल यूरिएज ग्रुप की मेडिकेशन, जिसमें दवाइयों के नाम हो सकते हैं, पहला ग्लिमिप्राइड, नाम सभी ने सुने होंगे, ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड, टॉलबुटामाइड। ऐसी कई सारी मेडिकेशंस होती हैं जिन्हें हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई हमारी सल्फोनाइल यूरिएज ग्रुप की दवाइयां। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंसुलिन सिक्रीटागोजेस प्रकार की दवाइयां होती हैं, यह बीटा सेल को स्टिमुलेट करती हैं, उनसे इंसुलिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाती हैं। इसमें दवाइयां कौन कौन सी आती हैं? तो सल्फोनाइल यूरिएज ग्रुप की दवाइयां आती हैं, और सल्फोनाइल यूरिएज जो इस ग्रुप की दवाइयां हैं, इनमें टैबलेट्स के नाम क्या क्या हैं? तो ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड, टॉलबुटामाइड, ये मेडिकेशंस के नाम होते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना होगा कि जब किसी पेशेंट को सल्फोनाइल यूरिएज ग्रुप की मेडिकेशंस चल रही है, तो उसे एक हम स्पेसिफिक एडवाइस देने वाले हैं। स्पेसिफिक एडवाइस ये देंगे कि ऑलवेज अवॉइड द अल्कोहल। क्या एडवाइस देना होगा? अवॉइड द यूज ऑफ अल्कोहल। मीन्स अगर पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का है, वह पेशेंट अगर ग्लिमिप्राइड, ग्लिपिजाइड जैसी कोई मेडिकेशंस ले रहा है, तो उसे
एल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, मीन्स उसे एल्कोहल इंजेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बॉडी के अंदर वह ग्लिमीप्राइड मेडिकेशन भी है, मतलब सल्फोनाइल यूरिएज ग्रुप की मेडिकेशन भी है, और साथ में जब एल्कोहल भी बॉडी में जाएगा तो दोनों के बीच रिएक्शन क्रिएट होने वाली है। और रिएक्शन कैसी क्रिएट होगी? जस्ट लाइक डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। कैसे रिएक्शन क्रिएट होगी? डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन। अब डाइसल्फिराम का नाम नहीं सुना है तो समझें, जब किसी पेशेंट को अल्कोहल छुड़वाने के लिए, उसे अवॉइड करवाने के लिए, किसी से अल्कोहल छुड़वाने के लिए जब कोई मेडिकेशन देते हैं एवर्जन थेरेपी के तौर पर, उसे हम डाइसल्फिराम के नाम से जानते हैं। मीन्स पहले डाइसल्फिराम खिला दें और फिर अगर पेशेंट अल्कोहल लेता है तो उसे सिर दर्द होने लगता है, उल्टियां होने लगती हैं, जी घबराने लगता है, ऐसे सिम्टम आते हैं। यह डाइसल्फिराम दवाई और अल्कोहल के बीच होने वाले रिएक्शन की वजह से होता है। ये डाइसल्फिराम अल्कोहल छुड़वाने के लिए काम में ली जाती है। अब ऐसी की ऐसी रिएक्शन, सेम टू सेम रिएक्शन तब भी देखने को मिलेगी जब पेशेंट जो है सल्फोनाइल यूरिएज ग्रुप की दवाई भी ले रहा है और साथ में अगर उसने अल्कोहल का इस्तेमाल कर दिया तो उसे वैसी ही रिएक्शन दिखाई देगी जैसी अल्कोहल डाइसल्फिराम के साथ दिखती है, मतलब हेडेक होना, वॉमिटिंग, जी घबराना, ये सभी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो इसलिए हमें एडवाइस करना है पेशेंट को, जब भी सल्फोनाइल यूरिएज ले रहा है तो उसे अल्कोहल को अवॉइड करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि अगर एक पेशेंट सल्फोनाइल यूरिएज मेडिकेशंस ले रहा है तो आप उसे क्या एडवाइस देने वाले हैं? देन योर आंसर विल बी अवॉइड द यूज ऑफ अल्कोहल बिकॉज इट कैन कॉज द अल्कोहल डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन सिक्रीटागोजेस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रकार की मेडिकेशंस के बारे में। हमारी दूसरी प्रकार की मेडिकेशंस हैं, दैट इज इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। सेकंड टाइप ऑफ मेडिकेशंस हैं इंसुलिन सेंसिटाइजर्स। अब इसका मतलब समझें, कहां एक्शन करती हैं? इंसुलिन सेंसिटाइजर्स मेडिकेशंस एक्ट ऑन द रिसेप्टर्स। किस पर एक्ट करने वाली हैं? इट एक्ट ऑन द रिसेप्टर। मीन्स यह जो भी बॉडी में इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट के अंदर रेसिस्टेंट हो चुके हैं, उन रिसेप्टर पर जाकर एक्शन करते हैं और उन्हें वापस सेंसिटिव बनाते हैं। अब सेंसिटिव से मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है तो यहां पर मीनिंग समझ सकते हैं कि उन्हें वापस फंक्शनिंग बनाता है। सेंसिटिव या फंक्शनिंग से मतलब यह है कि जो रिसेप्टर डीएक्टिवेट हो चुके थे, रेसिस्टेंट हो चुके थे, उनके ऊपर इंसुलिन सेंसिटाइजर्स जो मेडिकेशंस हैं वो जाकर उन रिसेप्टर को वापस एक्टिवेट करेंगी, उन्हें सेंसिटिव, उन्हें काम करने लायक बनाने वाली हैं। ऐसी मेडिकेशंस को हम इंसुलिन सेंसिटाइजर्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें कौन सी मेडिकेशंस आती हैं? इंसुलिन सेंसिटाइजर्स में मेडिकेशन जो आती हैं वो होती हैं बाइग्यूएनाइड्स ग्रुप की मेडिकेशन। कौन से ग्रुप की दवाइयां होंगी? बाइग्यूएनाइड्स ग्रुप की मेडिकेशन होंगी और दवाई का नाम होता है दैट इज द मेटफॉर्मिन। ये नाम तो आपने काफी कॉमनली सुना होगा। जो भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट हैं उनमें मेटफॉर्मिन कॉमनली तौर पर चलने वाली दवाई है। तो यहां बाइग्यूएनाइड्स ग्रुप की दवाई है और मेटफॉर्मिन मेडिसिन का नाम है, जो कि सीधा रिसेप्टर पर जाकर एक्शन करता है और रिसेप्टर को जाकर वापस फंक्शनिंग मींस एक्शन करने लायक स्थिति में लाता है। तो ऐसी दवाई का नाम है मेटफॉर्मिन। ग्रुप का नाम बाइग्यूएनाइड्स और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वह इस प्रकार रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मेटफॉर्मिन मेडिकेशन किसी पेशेंट में चल रही है तो हमें उसे क्या क्या एडवाइस देनी है, क्या क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इस पेशेंट के लिए रहने वाली हैं। तो यहां नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर मेटफॉर्मिन थेरेपी को हम समझने वाले हैं कि अगर मेटफॉर्मिन थेरेपी चल रहा है तो क्या क्या विशेष नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं
किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना है, क्या मरीज के लिए एडवाइस होंगी, पेशेंट्स को क्या क्या हमें एडवाइस देना है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। हमारी सबसे पहली नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इफ द पेशेंट इज गोइंग टू रिसीव द मेटफॉर्मिन थेरेपी, अगर पेशेंट में मेटफॉर्मिन चालू करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमें सबसे पहले एलएफटी को चेक करवा लेना कंपलसरी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि मेटफॉर्मिन चलाने से पहले क्या करना चाहिए, तो पहले एलएफटी चेक करवा लेना चाहिए। एलएफटी मतलब क्या है? दैट इज लीवर फंक्शन टेस्ट। मींस लीवर डैमेज तो नहीं है, लीवर नॉर्मली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह हमें चेक करवाना जरूरी है। एलएफटी को चेक करवाना मेटफॉर्मिन से पहले इसलिए जरूरी है बिकॉज द मेटफॉर्मिन इज ए हिपेटोटॉक्सिक ड्रग। कैसी दवाई होती है? हिपेटोटॉक्सिक मेडिकेशन है। अब हिपेटोटॉक्सिक का क्या मतलब है? हिपैटिक मतलब लीवर, टॉक्सिक मींस उसके ऊपर डैमेज करने वाली, मींस मेटफॉर्मिन जो है वह लीवर को अफेक्ट करने वाली मेडिकेशंस है। तो हमें यह करना चाहिए कि मेटफॉर्मिन स्टार्ट करने से पहले ही एलएफटी को चेक करवाना है कि लीवर प्रॉपरली फंक्शनिंग है या नहीं है। इफ देयर इज लीवर इज डैमेज्ड, सिरोसिस ऑफ लीवर, ऐसी कोई कंडीशंस हैं तो हमें मेटफॉर्मिन को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि लीवर पर यह और भी डेंजरस प्रभाव दिखा सकता है। तो यहां पर पहली नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि मेटफॉर्मिन स्टार्ट करने से पहले एलएफटी को चेक करवाना जरूरी होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर मेटफॉर्मिन थेरेपी चल रहा है तो इट शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान दिस मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड। अब इसका रीजन समझें, प्रेगनेंसी में मेटफॉर्मिन क्यों अवॉइड करना है? प्रेगनेंसी में केवल मेटफॉर्मिन ही अवॉइड नहीं करना है, ऑल द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स को अवॉइड करना है। ऐसा क्यों होता है वो समझें। ऑल द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक मेडिकेशंस कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड प्रोड्यूसेस द टीरेटोजेनिक इफेक्ट ऑन द फीटस। मींस जितनी भी मेडिकेशन हम पढ़ रहे हैं इस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के अंदर, मींस सल्फोनाइल यूरिएज, मींस जो पहले पढ़ी वो मेडिकेशन हो, चाहे ये मेटफॉर्मिन मेडिकेशन हो, ये सभी मेडिकेशंस जो हैं वह प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच जाती हैं और फीटस की बॉडी में टीरेटोजेनिक इन्फ्लुएंस पैदा करती हैं। तो इसलिए हमें इसे प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना होता है। क्लियर? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अल्कोहल should also be avoided during the biguanides therapy। जैसा हमने सल्फोनाइल यूरिएस के केस में पढ़ा था, जो कि हमारी पिछली प्रकार की मेडिकेशंस थी, कि सल्फोनाइल यूरिएस चल रही हैं तो हमें अल्कोहल अवॉइड करने को कहना है, वरना उसमें डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस हो सकती हैं, हेडेक, वॉमिटिंग, नोजिया, इस तरह के सिम्टम आएंगे। सेम कॉम्प्लिकेशन जो है वह हमें मेटफॉर्मिन के साथ भी देखने को मिलता है। इसलिए अगर मेटफॉर्मिन चल रहा है, अगर बाइग्यूएनाइड्स ग्रुप की मेडिकेशन चल रही है, तो हमें अल्कोहल को अवॉइड करना है। इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान में रखें, एग्जाम में यह भी लिखा हो सकता है कि बाइग्यूएनाइड्स ग्रुप की मेडिसिन चल रही हैं, तब क्या प्रिवेंट करना है, या फिर सीधा मेडिसिन का नाम देकर भी पूछ सकते हैं कि मेटफॉर्मिन ड्रग चल रही है तो क्या अवॉइड करना है। तो दोनों केसेस में आंसर अल्कोहल होगा। ये उस मेडिसिन के ग्रुप का नाम है और ये उस मेडिसिन का नाम है। तो एग्जामिनर कोई सा भी नाम लेकर पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि अल्कोहल अवॉइड करना है, अदरवाइज इसमें अल्कोहल डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन होकर हेडेक, वॉमिटिंग, नोजिया जैसे सिम्टम आने वाले हैं। क्लियर? अब बात करते हैं चौथी इंपॉर्टेंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। चौथी इंपॉर्टेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि अगर इस पेशेंट के अंदर सीटी स्कैन या एमआरआई होने वाला है, मींस एक टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट है जो कि मेटफॉर्मिन थेरेपी ले रहा है और उसमें प्लानिंग किया कि उसके हेडेक है या कोई भी अन्य बीमारियों की वजह से उसे सीटी स्कैन या एमआरआई करवाना पड़ रहा है। यहां कंफ्यूज ना हो, हम यहां डायबिटीज मेलाइटस के लिए सीटी स्कैन नहीं करवा रहे हैं। हम यहां बात कर रहे हैं कि डायबिटीज तो है ही है,
उसे और जीवन में कोई, उसकी लाइफ में कोई और डिजीज क्रिएट हो गई जिसके लिए उसको सीटी स्कैन करवाना पड़ रहा है, सीटी स्कैन या एमआरआई करवाना पड़ रहा है, और उस दौरान पेशेंट को अगर कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट करना है, यहां पर समझें, कॉन्ट्रास्ट डाई का मतलब सभी जानते होंगे कि जब सीटी स्कैन करते हैं तो वेसल्स में एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाला जाता है ताकि वो सीटी स्कैन में इंटरनल इमेजेस निकालने में काम आए। तो जब किसी पेशेंट को सीटी या एमआरआई होना है जिसमें कॉन्ट्रास्ट डाई को अगर इंजेक्ट करना है, तो ऐसे केस में 24 आवर्स पहले मेटफॉर्मिन को स्टॉप कर देना है। यहां पर पॉइंट को समझें, मींस नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर पेशेंट में सीटी स्कैन प्लान किया गया है, उसमें कॉन्ट्रास्ट डाई को इंजेक्ट किया जाना है, तो ऐसे केस में लगभग 24 आवर बिफोर उस मेटफॉर्मिन मेडिकेशन को स्टॉप कर देना है। मतलब यह है कि अगर 2 जनवरी को 10 AM पर सीटी स्कैन प्लान किया गया है, तो उस पेशेंट को 1 जनवरी को सुबह 10 बजे के बाद से मेटफॉर्मिन को नहीं लेना है। बात समझ में आ गई होगी। सीटी स्कैन कब होना है? 2 जनवरी को सुबह 10 बजे। तो मेटफॉर्मिन कब से बंद कर देनी है? लगभग 24 घंटे पहले से बंद कर देनी है। 1 जनवरी सुबह 10 बजे से वो मेडिकेशन बंद कर देनी है। क्लियर? कब तक बंद रखना है? 1 जनवरी 10 बजे से मेडिकेशन को बंद कर दिया, 2 जनवरी सुबह 10 बजे सीटी स्कैन हो गया, तो उसके बाद भी लगभग 48 आवर्स आफ्टर द सीटी स्कैन भी मेडिकेशन को बंद रखना है। मतलब अगर 2 जनवरी को 10 बजे यह सीटी स्कैन हुआ है, तो 3 जनवरी 10 बजे और लगभग 4 जनवरी को सुबह 10 बजे तक उस मेडिकेशन को बंद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मेटफॉर्मिन दिया जा रहा है और सीटी स्कैन प्लान किया गया है, तो क्या करना चाहिए? तो आंसर होना चाहिए द मेटफॉर्मिन शुड बी स्टॉप्ड 24 आवर्स बिफोर द कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्शन and it should remain stopped up to the 48 hours after the contrast dye injection। मीन्स लगभग 24 घंटे पहले से दवाई को बंद कर देना है और लगभग 48 घंटे बाद तक दवाई को बंद रखना है। ऐसा क्यों करते हैं वो समझें। ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन दवाई भी खा रहा है और उसके बाद में कॉन्ट्रास्ट डाई भी इंजेक्ट कर दिया, तो उस कॉन्ट्रास्ट डाई और मेटफॉर्मिन के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन होने से 2 विशेष कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है दैट इज लैक्टिक एसिडोसिस और दूसरा होता है डायरिया। तो ध्यान दें, लैक्टिक एसिडोसिस और दूसरा डायरिया, ये 2 कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। कब होंगे? कि मेटफॉर्मिन भी अगर लिया जाए और साथ में कॉन्ट्रास्ट डाई का भी इंजेक्शन दिया जाए, तो 2 कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं। उनको प्रिवेंट करने के लिए हमें लगभग 24 घंटे पहले से और लगभग 48 घंटे बाद तक उस मेडिसिन को बंद रखना है जब कॉन्ट्रास्ट डाई इंजेक्ट किया जाना है। तो 2 कॉम्प्लिकेशन याद रखें, पहला लैक्टिक एसिडोसिस और दूसरा डायरिया। अब आगे बढ़ते हैं हम तीसरे प्रकार की मेडिकेशंस के बारे में। ध्यान दें, मेटफॉर्मिन के केस में हमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी याद रखनी है। पहला तो LFT चेक करवा लेना है क्योंकि मेडिकेशन हिपेटोटॉक्सिक है। दूसरा, प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है कौन सी दवाई को? ऑल द OHD, बिकॉज दिस ऑल कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड प्रोड्यूसेस द टेरेटोजेनिक इफेक्ट ऑन द फीटस। देन तीसरा, alcohol should be avoided because it can cause alcohol disulfiram like reaction and the patient will have the symptoms like headache, vomiting, nausea, ऐसे symptoms आ सकते हैं। देन हमने पढ़ा कि अगर सीटी स्कैन प्लान किया गया है, if the contrast dye is injected then the medication should be stopped 24 hours before and up to the 48 hours after the contrast dye injection।
क्यों करना है? बिकॉज मेटफॉर्मिन एंड कॉन्ट्रास्ट डाई कंबाइंडली produces chemical reactions and produces complication in the patient. The first one is the lactic acidosis and second is the diarrhea. अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे और आखिरी प्रकार की मेडिकेशन के बारे में समझते हैं। हमारी तीसरी और आखिरी प्रकार की मेडिकेशन होती हैं, दैट इज अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर्स। अब पहले तो इनका मीनिंग समझें कि ये दवाइयां होती क्या हैं। इन दवाइयों को, इन मेडिकेशंस को समझने से पहले हमें एक पॉइंट समझना होगा कि ये अल्फा ग्लूकोसिडेज होता क्या है। ये तो इस पॉइंट को समझें। अल्फा ग्लूकोसिडेज इज एन एंजाइम। अल्फा ग्लूकोसिडेज अपने आप में एक एंजाइम होता है। पहले अल्फा ग्लूकोसिडेज को अगर समझेंगे तो इस प्रकार की मेडिकेशन का फंक्शनल एबिलिटी आपको क्लियरली समझ में आएगी। सबसे पहला हमने लिखा कि ये अल्फा ग्लूकोसिडेज जो होता है, इट इज एन एंजाइम। दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां प्रेजेंट होने वाला है? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। और ये करता क्या है? इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द GIT। अब मेडिकेशन को समझें उससे पहले इसका काम क्लियर करें। अल्फा ग्लूकोसिडेज जो होता है एक प्रकार का एंजाइम है। कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। करता क्या है? करता यह है कि जब भी हम कोई डाइटरी इंटेक लेते हैं, कोई भी फूड पार्टिकल खाते हैं, तो यह उसमें से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। मीन्स अगर मैंने एक चपाती खाया तो उसमें जितना भी ग्लूकोज होगा उसे एब्जॉर्ब करके ब्लड में लाने वाला जो होगा वो कौन होने वाला है? अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम होने वाला है। मीन्स यहां ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने वाला होता है। कौन बढ़ाने वाला है? एंजाइम। हम यहां ड्रग की बात अभी तक शुरू नहीं की है, हमने एंजाइम की बात समझी है। एंजाइम कौन सा? ये अल्फा ग्लूकोसिडेज नाम का एंजाइम। कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्या करता है? इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द GIT। जो भी हमने फूड पार्टिकल लिए हैं उनमें जो भी ग्लूकोज है उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। अब हमने उसको रोकने के लिए कि खाना खाते ही शुगर लेवल जंप कर जाता है। पहले 100 mg पर DL था, खाना खाया, जैसे ही खाना खाया एंजाइम ने ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया और तुरंत शुगर लेवल 250 पहुंच गया। हम चाहते हैं कि वो शुगर लेवल 250 तक ना पहुंचे, उसमें स्लाइटली इंक्रीमेंट ही हो, एक्सेसिव इंक्रीमेंट ना हो। तो हम चाहते हैं कि जो खाना खाने के बाद ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसे ही कम कर दिया जाए। तो फिर हमने क्या किया है? हमने इस अल्फा ग्लूकोसिडेज नाम का जो एंजाइम है उसे इनहिबिट करने वाली दवाइयां दी हैं। अब इनहिबिट करने वाली दवाई कौन सी है? पहले तो उसका नाम समझें। मेडिकेशन का नाम होता है एकार्बोज। मेडिकेशन का नाम क्या है? एकार्बोज नाम की दवाई होती है। यह दवाई क्या करती है? यह दवाई अल्फा ग्लूकोसिडेज नाम का जो एंजाइम होता है उसे इनहिबिट कर देता है। अब अल्फा ग्लूकोसिडेज नाम के एंजाइम को अगर इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा? इनहिबिट करने से यह होगा कि व्यक्ति जितना भी खाना खाएगा, चाहे वो चपाती खाए, मिठाई खाए, जितना भी खाना खाएगा उसमें जो भरपूर मात्रा में, एक्सेसिव मात्रा में जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होगा। और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो अचानक से शुगर लेवल में एक हाइक नहीं आने वाला है, इंक्रीज नहीं होने वाला है। तो इसलिए एकार्बोज मेडिकेशन GIT ट्रैक्ट में जाकर वहां अल्फा ग्लूकोसिडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिससे इनहिबिट करने से एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज जो है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज कम हो जाएगा। और ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कम होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया कॉज नहीं होने वाला है। तो यहां ध्यान से तीनों पॉइंट को समझे। हमारी जो 3 प्रकार की मेडिकेशंस थी, यहां पर हम समझते हैं हमारी जो 3 प्रकार की मेडिकेशंस थी। पहली थी इंसुलिन
सिक्रीटागोजेस, दूसरी इंसुलिन सेंसिटाइजर और तीसरी अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर। इंसुलिन सिक्रीटागोजेस बीटा सेल पर एक्शन करके इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। इंसुलिन सेंसिटाइजर्स रिसेप्टर पर जाकर उनकी फंक्शनिंग, उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करवाती हैं। और अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर जीआईटी ट्रैक्ट में जाकर ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम करती हैं। तो ये थी हमारी 3 प्रकार की ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयां। और एकार्बोज के केस में याद रखने वाली बात यह है कि एकार्बोज को कब दिया जाना चाहिए, तो एकार्बोज हम तब देंगे विद द फर्स्ट बाइट ऑफ द मील, मीन्स खाने के पहले निवाले के साथ में हमें एकार्बोज को देना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी एकार्बोज मेडिकेशन का फंक्शनिंग ही इस प्रकार का है कि वह खाने के साथ जाएगा, मीन्स पहला निवाला जब ले रहे हैं तब उस मेडिकेशन को साथ में दे दिया है। अब खाने के साथ में पहले निवाले के साथ में वह ड्रग अंदर गई है और अंदर जाकर अल्फा ग्लूकोसिडेज को रोक देगी। अंदर जाकर जब अल्फा ग्लूकोसिडेज को इनहिबिट कर देगी तो फिर आप आगे जितने भी निवाले खाएंगे, जितने भी बाइट्स ऑफ मील लेने वाले हैं, उनके अंदर जितना एक्सेसिव ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और शुगर लेवल में अचानक से हाइक देखने को नहीं मिलेगा, अचानक शुगर लेवल में इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी तीनों प्रकार की ओरल हाइपोग्लाइसेमिक दवाइयां। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, जो कि टाइप फर्स्ट में 3 एस्पेक्ट थे, इंसुलिन थेरेपी जो हमने डिटेल में पढ़ लिया, डाइटरी मैनेजमेंट जो हमने समझ चुके हैं, और एक्सरसाइजेज, ये टाइप फर्स्ट के 3 एस्पेक्ट थे। देन टाइप सेकंड में भी 3 एस्पेक्ट थे, डाइटरी मैनेजमेंट सेम एज द टाइप फर्स्ट, एक्सरसाइजेज सेम एज द टाइप फर्स्ट, और तीसरा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग जिनमें 3 प्रकार के मेडिकेशन और उनके फंक्शनिंग करने का तरीका हमने डिटेल में समझा। तो यहां मैनेजमेंट पूरा हो चुका है, लेकिन डायबिटीज मेलाइटस अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डायबिटीज मेलाइटस के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में समझने वाले हैं कि अगर किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म के लिए काफी सालों से 5 साल 10 साल से अगर डायबिटीज मेलाइटस है तो उन लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद उसके लाइफ में क्या और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं डायबिटीज मेलाइटस की वजह से, वो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस के अंतर्गत, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।